दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव एंड सू में, जहाँ मैं आपके साथ वांटेड एंड हीलर का 7th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं अब भी कुछ दिनों तक फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो का अपडेट नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे इस एफएफ में न्यू ईयर का सीन लाना है, जिसके लिए मुझे इसको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। वो थोड़ा आगे का सीन है, सो मुझे इसके ज़्यादा अपडेट करने होंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो का भी अपडेट कर पाऊँ, पर अगर नहीं कर पाई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेन जीशु के बहुत करीब आ जाता है और जीशु एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो काफ़ी नर्वस हो जाता है वेन को अपने इतने करीब पाकर। वेन ने ना अपने दोनों ही हाथों को जीशु के लेफ़्ट और राइट साइड पर टेबल पे रख लिया होता है। वो ना जीशु को एक अलग कशिश के साथ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग तरह की कशिश थी और होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल। जीशु उसे देखे ही जा रहा होता है, पर तभी जीशु को अचानक से होश आता है। वो मन में कहता है, नहीं, ये सही नहीं है। जीशु, तुझे इसे रोकना होगा। जो तेरे और फिन के बीच में हो रहा है, तुझे इसे रोकना होगा। अटैचमेंट तेरे लिए सही नहीं है। जो तू पहले कर चुका है उसे मत दोहरा, इसे रोक दे। जीशु बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को उठाता है और फिन के शोल्डर को पकड़ के उसको पीछे हल्का सा धक्का देता है और एक फेक स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं जानना है कि तुम कितने जालिम हो। अब पीछे हटो, मुझे खाना खाने दो। वैन हल्के से हंसता है और कहता है, जी बिल्कुल। और वैन पीछे हटता है और वहाँ जो ओवन था उसमें वो खाना गरम करने लग जाता है टिफ़िन से निकाल कर। और जीशु उसे देख रहा होता है, जिसके चेहरे पे अभी भी एक स्माइल होती है। जीशु की नज़र फिर अपने फ़ोन पर पड़ती है और उसे सुबह की बात याद आ जाती है, जब ईवाई ने उससे कहा था ना कि जीशु उसका कॉल नहीं उठा रहा है। उसको ये बात याद आती है। इसके बाद उसे वो सब चीज़ें याद आने लग जाती हैं इस बात के साथ ही, जो कि कल रात से लेकर आज सुबह तक हुई। उसका फ़ोन साइलेंट पे लगाना, पेन के साथ प्रेजेंटेशन डिस्कस करना, उसका सर दर्द होना, वैन का उसके लिए कॉफ़ी लेने जाना, उसको पैनिक अटैक आना, वैन को उसे कंसोल करना और वैन का उसे आशु कहना, उसका वैन की चोट पर मरहम लगाना और उसका दूसरे दिन वैन को चेक करने जाना कि वो ठीक है कि नहीं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने जाना और वैन का वही का नाम लेना। ये सब चीज़ें उससे याद आ जाती हैं। वो 1 मिनट के लिए वैन की तरफ देखता है, जो कि अभी भी खाना ही गर्म कर रहा होता है। यीशु अपनी आंखें बंद करता है और मन में ही कहता है, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वैन कौन है। कोई मतलब नहीं कि उसने मुझे आशु क्यों बुलाया। कोई मतलब नहीं कि वही उसका कौन है। क्या लगता है, मुझे बस वैन से दूर रहना है और उसे खुद से दूर रखना है। यही मेरे लिए और उसके लिए बेहतर होगा। यीशु फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और वैन को आवाज़ देता है, वैन ज़रा सुनो। वैन पलटता है, कहता है, जी मास्टर यीशु। यीशु कहता है, देखो, तुम्हें जो ट्रिक करते हो ना मुझे घर का खाना खिलाने की, इसे करना बंद कर दो। आई नो कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है, तुम मेरी बहुत परवाह करते हो और मैं उस चीज़ की कदर भी करता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करे। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत वो मैं बेहतर जानता हूँ। मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें आज समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊँगा, समझ गए? फैन तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया होता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओ यीशु उससे इस तरह से बात करेगा। जाओ यीशु ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। इतने कठोर शब्द उसके कभी नहीं रहे थे। हालांकि उसने हमेशा ही कम ही बात की थी वैसे, पर ऐसे कभी बात नहीं की थी। जाओ यीशु को कहा हुआ एक एक शब्द तीर की तरह वैन के दिल को लगा था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसे आसमान से लाकर ज़मीन पर पटक दिया है। बस एक हल्का नोट करता है और कहता है, जी सर, आइंदा से ध्यान रखूँगा। और वो पलट जाता है, वापस से खाना में लग जाता है, जो सेट कर रहा था उसमें लग जाता है। यीशु वन को देख रहा होता है, फिर उससे अपनी नज़रें फेर लेता है और मन में कहता है, मुझे माफ़ कर देना वैन, मुझे माफ़ कर देना, पर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है तुम्हें खुद से दूर रखने का। जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी नफरत नहीं भरूँगा, तुम मुझसे अलग कैसे होगे। दूसरी तरफ वैन वहाँ खाना सेट कर रहा होता है और वो मन में सोचता है कि अचानक से जायशु को क्या हो गया है। वो ऐसा तो नहीं है और इस तरह का बिहेवियर तो कभी किसी से नहीं करता। वैन से तो छोड़ो, वो किसी से ऐसा बिहेवियर नहीं करता। वो तो बहुत ही हम्बल तरह का इंसान है। वो सोच रहा होता है कि इससे ऐसी कौन सी गलती होगी जायशु से इस तरह से बर्ताव कर रहा है।
वो सोचता है कि शायद वही जाओशू के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हो, जिसके कारण जाओशू को अजीब लग रहा होगा, उससे गुस्सा आ गया होगा, इसलिए उसने ऐसे उल्टा सीधी चीज़ें बोल दी। वो अभी जो वो उसको इतना ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है कि उसी की गलती है, इसलिए जीशू ने ऐसे बर्ताव कर दिया उसके साथ, उससे गुस्सा आ गया होगा, तो वो इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन अब जो भी कुछ हुआ था, इसके बाद दोनों का अब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वैन जीशू से कहता है, सर खाना खा लीजिए आकर। जीशू कहता है, मेरा मन नहीं है। वैन जहाँ जीशू खड़ा था वहीं जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मास्टर जीशू, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, मैंने काम ही ऐसा किया है, पर नाराज़गी अब खाने पर मत उतारिए प्लीज़। अब खाना खा लीजिए, आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, मुझ पर आप गुस्सा कर सकते हो, मुझ पर हाथ उठा सकते हो, पर प्लीज़ मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालिए। चलिए खाना खा लीजिए प्लीज़। जीशू उसे घूर कर देख रहा होता है, ऐसे दिखा रहा होता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है वन पे, वो अभी भी बहुत गुस्से में है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी हो रहा होता है। वो मन में कहता है, फिर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, तुम तो पता भी नहीं कि मैं किस कारण से तुम पर गुस्सा हो रहा हूँ, कि मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। तुम खुद को दोषी क्यों मान रहे हो, जबकि गलती मेरी है, ये सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ। जीशू वैन की तरफ देखता है, जो कि होपफुल नज़रों से उसे देख रहा होता है, और जीशू मन में कहता है, नहीं नहीं जीशू, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, तू अभी से कमज़ोर पड़ने लगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। जीशू ना अब वैन की उन सारी होप्स को तोड़ने जा रहा होता है, उसे वापस से उल्टा सीधा सुनाने जा रहा होता है, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता है उल्टा सीधा। वो तो वैन को हाँ कर देता है, कहता है फाइन, और ये चीज़ सुन के वैन एकदम से खुश हो जाता है। वैन कहता है थैंक यू सो मच सर। और जीशू मन में कहता है, तू क्या कर रहा है जीशू, क्या कर रहा है तू, पर अब बोल तो दिया ही था। तो फिर आकर डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि वैन नहीं आ रहा है, वैन का तो मूड ख़राब हो गया था, तो वो पीछे खड़ा था, अपना फ़ोन चेक करता, उसको मन नहीं हो रहा खाने का। और सासू को तो उसकी चिंता हो रही थी, और उसको आदत भी नहीं थी वैन के बिना खाना खाने की। जिस दिन वैन आया था सिर्फ उसी दिन ऐसा हुआ था कि उन्होंने अलग अलग खाना खाया था, वरना उसके बाद तो लोग साथ में ही खाना खाते थे। अब वो ये सोच रहा था कि अब कैसे वैन को खाने के लिए बुलाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, खाना खाना है या फिर खाना ही बर्बाद करोगे। और वैन एकदम से डर जाता है। उसने जो अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था वो ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था। वो जीशू की तरफ देखता है, जीशू वापस से अब टेबल की तरफ देखने लग जाता है, मतलब जहाँ खाना खाता है वापस से खाना खाने लग जाता है। मैंने कहता है, मुझसे कितना भी गुस्सा हो मास्टर शू, अब मेरे खाने की वजह हमेशा चिंता रहती है। वो कहता है, जी आया। और वो वापस से वहाँ पर आकर जीशू के सामने वाले चेयर पे बैठकर खाना खाने लग जाता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। मैंने और साहब दोनों घर आ रहे होते, तभी साहब को ये भाई का कॉल आता है। ये भाई कॉल पे कहता है, कहाँ है। जीशू कहता है, चिड़ियाघर में, घर जा रहा हूँ इडियट। ये भाई कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना हमें शाम को मिलना है। जीशू कहता है, हाँ मुझे पता है। ये भाई कहता है, 1 घंटे के बाद मुझे अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में आकर मिल, ठीक है। जीशू कहता है, ठीक है। और वैन और साहब दोनों ही घर जाते हैं और दोनों ही थोड़ी देर में तैयार होकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ये भाई की कार वहीं पे खड़ी हुई है और वो कार के अंदर ही बैठा हुआ था। जैसे ही वो जीशू और वैन को देखता है, वो कार से बाहर निकलता है और कहता है, कितनी देर लगा दी, मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। जीशू कहता है, यार जितना तुझे टाइम दिया ना उससे पहले आया हूँ, अब मेरे पास पंख तो है नहीं जो उड़ के आ जाऊँ। ये भाई कहता है, अच्छा ठीक है ना, इतना नाराज़ क्यों हो रहा है। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, चल अंदर चल के बात करते हैं। और वो फिर ना वो जीशू का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। फिर भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। जीशू कहता है, ये भाई सब ठीक है ना, क्या हुआ है। ये भाई कहता है, तू अंदर तो चल, मैं तुझे बताता हूँ। उसने ना एक वीआईपी रूम बुक किया हुआ था उन तीनों के लिए। वो लोग उस रूम तक पहुँच जाते हैं, पर जीशू को ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है। वो ना छोटी छोटी बात को ना बहुत सीरियसली ले लेता था, उसे बहुत जल्दी ही टेंशन होने लग जाती है। तो वो ये भाई का हाथ पकड़ता है, कहता है, नहीं हम अंदर बाद में जाएंगे, पहले तू बता बात क्या है।
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये भाई कहता है रिलैक्स रिलैक्स काम डाउन जीशु, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मुझे बस देखून के बारे में कुछ बात करनी थी। अब ये बात सुनकर जीशु की जान में जान आती है। फिर जीशु मन में सोचता है भाई देखून के बारे में बात करना चाहता है तो फिर वैन का वहाँ पे होना भाई को अनकंफर्टेबल कर देगा, लाजमी है। वो मेरे साथ फ्रेंडली है, वैन के साथ फ्रेंडली थोड़ी होगा। वो वैन से कहता है वैन तुम बाहर ही रुकना, ठीक है। ये भाई कहता है क्यों, ये बाहर क्यों रुकेगा। अब ये बात सुनकर वैन और दोनों उसकी तरफ देखते हैं। ये भाई कहता है ये बाहर क्यों रुकेगा, हमारे साथ अंदर भी तो चल सकता है। जीशु कहता है तुझे कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ अंदर आएगा। ये भाई कहता है क्यों होगी मुझे दिक्कत, हम किसी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में तो बात करने जा नहीं रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्यों नहीं चल सकता। फैन तुम भी आओ अंदर। और वो तीनों उस रूम में आ जाते हैं और वो रूम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही आलीशान लग रहा था वो रूम। ये भाई और जीशु वहाँ पर जो सोफे होते हैं उस पर जाकर बैठ जाते हैं और वैन भाई पे खड़ा होता है। ये भाई कहता है भाई तुम भी आकर बैठ जाओ। वैन कहता है नो नो सर आई एम ओके। ये भाई कहता है जीशु इससे कहो ना आकर बैठ जाए, मेरी तो सुनेगा नहीं, तुम्हारी सुनेगा। जीशु की तरफ देखता है और इशारे में कहता है कि आकर वो भी यहाँ पे बैठ जाए। फिर वो आकर उनके जो दूसरे वाली जगह पे सोफ़ा था वहाँ पे आकर बैठ जाता है। फिर ये भाई कहता है तुम दोनों कुछ पीना चाहोगे। वह तो दोनों ही नाम ऐसे हिलाते हैं। ये भाई कहते हैं दोनों एक जैसे, मैं तुम लोगों के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। ये भाई फिर एक वेटर को बुलाता है और फिर उनसे 3 कोल्ड कॉफ़ी लाने के लिए कहता है। वो वेटर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही जीशु पूछता है ये भाई अब तो बताओ क्या बात है। ये भाई कहता है हाँ तो सुनो गाइस, हमारा जो ये भाई है ना, ये ना अपनी लाइफ की कोई भी बात जीशु से नहीं छुपाता, चाहे वो खुशी वाली बात हो या दुख वाली, वो हर तरह की बात जीशु से शेयर करता है। और दूसरी तरफ जीशु है जो अपनी कोई भी बात ये भाई से शेयर नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो शेयर करना नहीं चाहता, पर वो दूसरों के सामने ओपन अप होने से काफ़ी घबराता है, उससे नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि वो ये भाई पे भरोसा नहीं करता या उससे कुछ शेयर करने में अनकम्फर्टेबल है, पर वो नहीं कर पाता, किसी से भी नहीं कर पाता। सो बैक टू द स्टोरी। ये भाई कहता है 2 दिन पहले मैं देखून के साथ अम्यूज़मेंट पार्क घूमने गया था। अब यहाँ से हम ये भाई का फ्लैशबैक देखते हैं। ये भाई और देखून उस दिन दोनों ही फ्री थे, तो वो लोग ऐसे ही अम्यूज़मेंट पार्क घूमने चले गए थे। देखून को जब भी फ्री टाइम मिलता था वो ये भाई के साथ ही घूमता था, उसे उसी के साथ घूमने में मज़ा आता था। अब ये भाई और देखून वहाँ पे घूम रहे होते, काफ़ी मस्ती मजाक कर रहे होते, पर देखून का फ़ोन ना बार बार बज रहा होता है और वो बार बार उस फ़ोन को काट रहा होता है, ऐसा बार बार हो रहा होता है। ये भाई शुरू में तो कुछ नहीं बोलता, बाद में कहता है देखून कौन तुम्हें कॉल कर रहा है और तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। देखून कहता है डैड का कॉल है। ये भाई कहता है तू उठा क्यों नहीं रहे हो। देखून कहता है क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया है। ये भाई पूछता है क्यों किया है। देखून कहता है उन्होंने अपने दोस्त की बेटी को पसंद किया है मेरे लिए और आज मुझे उससे मिलने जाना था और मैं नहीं गया। अब ये बात सुनकर देवाई को बहुत बुरा लगता है कि देखो उनके पापा ने उसके लिए लड़की पसंद कर रखी है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि देखो मुझसे मिलने नहीं गया। यही पूछता है तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं गए। देखो कहता है अरे क्यों जाओ मिलने, मुझे नहीं करनी है शादी यार, मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंश लिख दीजिएगा। एंड गाइस कहानी के साथ जुड़ रही है क्योंकि अब कहानी में एक न्यू लव स्टोरी शुरू होने वाली है। एंड मुझे इतना ही कहना था, बाय बाय, जय वंश।